हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक NISM क्लासेस। बात करते हैं NISM सर्टिफिकेशन के बारे में और NISM सर्टिफिकेशन सीरीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ये NISM क्या है, व्हाट इज़ NISM और NISM क्या है, क्या काम करता है और NISM के सर्टिफिकेशन करने के बाद करियर में क्या ग्रोथ होती है, किसको ये करना चाहिए, क्या इसका क्राइटेरिया है। तो सब एक बार देख लेते हैं कि एटलीस्ट सबको थोड़ा क्लियर रहेगा कि किसके लिए क्या बेनिफिट होता है इसका। तो व्हाट इज़ NISM? NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, जो कि सेबी द्वारा रेगुलेटेड होता है, यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी के द्वारा रेगुलेट होता है और सेबी ये चाहता है कि मार्केट में एक ट्रेनिंग और अवेयरनेस बनी रहे। जो भी मार्केट के अंदर नए नए चेंजेस आते हैं, नए नए रूल रेगुलेशन आते हैं, वो सब ट्रेडर या इन्वेस्टर उन सब चीज़ों से अवेयर रहे जो भी मार्केट के अंदर चल रहा है। यानी कि अगर आप अच्छा मार्केट में वर्क कर रहे हैं, किसी भी फाइनेंस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो आप मार्केट के सारे रूल रेगुलेशन से अवेयर रहें ताकि आपको ट्रेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप सब चीज़ों से अवेयर रहें, यानी कि प्रॉपर नॉलेज देना और का काम ये सर्टिफिकेशन के थ्रू सेबी कराता है, जिससे कि सब मार्केट में अवेयर बनी रहे। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका फाइनेंस बैकग्राउंड ही होना चाहिए। आप चाहे 12th स्टैंडर्ड के बाद कोई भी कर सकता है, BA BCom BSc MCA MCom, कोई भी इसको कर सकता है। कोई भी स्टूडेंट आप करना चाहे तो इसमें अपना करियर बना सकता है। और जो जल्दी क्विक जॉब करना चाहते हैं, जिनको जल्दी जॉब चाहिए, वो भी इस सर्टिफिकेशन के थ्रू करने के बाद किसी भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में या फाइनेंस इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं। MBA BBA CA CS CPT, जो भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए ये मार्केट में अवेलेबल है एक ऑप्शन। आप चाहें तो कहीं भी इसको करने के बाद अपना करियर बना सकते हैं। वैसे तो इसकी काफ़ी सारी सीरीज़ हैं, 23 26 के आसपास इसकी एग्ज़ाम्स हैं, बट वो सारे आपको नहीं करने हैं, आपको चॉइस है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको पहले ये वाला करना है या फिर आपको कोई दूसरी चीज़ करनी है। आप कोई भी चीज़ कभी भी किसी भी सर्टिफिकेशन की आप कर सकते हैं। कभी भी आप कोई भी सर्टिफिकेट तैयार करके एग्ज़ाम दे के वो पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करियर अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है अगर आप ये सब सर्टिफिकेट ले लेते हैं। आप किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब कर सकते हैं, किसी बैंकिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, इंटरनेशनल नेशनल ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं। नेशनल जैसे नेशनल इंडस्ट्री होगी आपका स्टॉक सेबी के द्वारा जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जैसे SBI सिक्योरिटीज़ हो गया, कोटक सिक्योरिटीज़ हो गया, ICICI सिक्योरिटीज़ हो गया, IDBI सिक्योरिटीज़ हो गया, एक्सिस सिक्योरिटीज़, जितनी बैंकिंग सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ पे बैंकिंग में जा सकते हैं, बैंकिंग ब्रोकिंग में। NBFC में आपको ये मोतीलाल ओसवाल है, आनंद राठी है, एंजल ब्रोकिंग है, शेर खान है, बहुत सारी इस तरीके की कंपनी है, तो वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी प्रोफाइल, अलग अलग प्रोफाइल पे आपको वैकेंसी मिल जाएगी। कोई इक्विटी एनालिस्ट की जॉब है, रिसर्च एनालिस्ट की है, स्टॉक एनालिस्ट की है, उस तरीके से आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, राइट। तो इस एग्ज़ाम्स को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चंस इसमें आते हैं, बट आपको बस समझने की नीड होती है कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। आप इसको विद इन अ वीक या विद इन अ 15 डेज़ भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इस तरीके से ये ऑप्शन वाइज ये क्वेश्चन देते हैं। जैसे अभी एक सिंपल हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन्वेस्टर्स हु आर कॉल्ड बुल्स। एक इन्वेस्टर है जो बुल्स बोल रहा है कि मार्केट बुल्स है। आर दोज इन्वेस्टर हु बिलीव द मार्केट और स्टॉक विल फॉल। तो वो इन्वेस्टर क्या सोच के बोल रहा है? वो ये सोच रहा है कि मार्केट, उसने बोल तो दिया कि मार्केट बुल है, मार्केट पॉजिटिव है, बट वो ये सोच रहा है कि मार्केट गिरेगा। तो उसका ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? इसका स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर उसने बुल मार्केट सोचा है, बोला है, तो फिर वो स्टॉक कैसे, मार्केट कैसे गिरेगी या स्टॉक कैसे गिरेगा? क्योंकि वो तो पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली वो अप जाएगा। तो ये इसका आंसर फॉल्स है। सेकंड आता है, मार्जिन इन द डेरिवेटिव सेगमेंट हैज़ टू बी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल क्लाइंट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड FIIs। यानी कि जो डेरिवेटिव में जो मार्जिन्स होता है वो सभी क्लाइंट को पे करना होता है, चाहे आप इन्वेस्टर्स हैं, चाहे आप इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर FI हैं, या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, सभी को मार्जिन पे करना होता है। नेक्स्ट आता है, वी कैन गेट हाई रिटर्न्स फ्रॉम मैनी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट इन एन एब्सोल्युटली रिस्क फ्री मैनर। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लोग चाहते हैं कि हमें हाई रिटर्न मिले बट रिस्क ना मिले, मतलब रिस्क हमारा रिस्क फ्री रहे। तो ऐसा मार्केट में पॉसिबल नहीं है कि अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए और आपने किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट किया और आपको हाई रिटर्न चाहिए, आपका रिस्क बिल्कुल फ्री रहे, आपको रिस्क ना रहे,
तो ऐसा मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न्स आर रिलेटेड टू द रिस्क टेकन एंड हेंस देयर कैन नॉट बी प्रोडक्ट इन द मार्केट दैट गिव्स हाई रिटर्न इन द रिस्क फ्री मैनर। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है जो आपको हाई रिटर्न दे दे रिस्क फ्री मैनर में आके, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझने हैं, आंसर आपको कुछ आंसर तो आप खुद भी आप देख सकते हैं। विच टैक्स इज एप्लीकेबल फॉर इक्विटी ट्रांजेक्शन्स डन ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा टैक्स एप्लीकेबल है? इन 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लगता है। पहला है सिक्योरिटी ट्रेडिंग टैक्स, सेकंड इक्विटी ट्रेडिंग एंड सर्विस टैक्स, थर्ड डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन टैक्स, फोर्थ सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, क्योंकि ट्रेडिंग मेंबर हैज़ टू पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, STT बोलते हैं, ऑन द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे STT आपका लगेगा, क्योंकि आप सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आता है ए यूरोपियन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन एक्सपायरी डेट। ये स्टेटमेंट फॉल्स और ट्रू होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? ए यूरोपियन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन एक्सपायरी डेट। अपने इंडिया में 2 तरीके के ऑप्शन हैं, मतलब अपने इंडिया क्या मतलब वैसे देखा जाए तो ऑप्शन 2 तरीके के होते हैं, यूरोपियन और अमेरिकन। लेकिन इंडिया में अमेरिकन ऑप्शन में ही काम होता है, क्योंकि यूरोपियन ऑप्शन इज एन ऑप्शन दैट कैन ओनली बी एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ या इट्स मैच्योरिटी। यानी कि इसको आप पहले एक्सपायरी से पहले एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, इसको सेल नहीं कर सकते हो ऑप्शन को मैच्योरिटी से पहले, ये एक्सपायरी डेट पे ही एक्सरसाइज होगा। बल्कि अमेरिकन ऑप्शन कभी भी आप किसी भी टाइम इसको एक्सरसाइज कर सकते हो, जो कि इंडिया में ट्रेड होता है। तो इस पर ये फ़र्क है, तो इसका आंसर ट्रू होगा, क्योंकि उसको एक्सपायरी डेट से पहले एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ए ट्रेडर सेल्स इफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्राइस इज राइज। एक ट्रेडर है, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करो, प्राइस बढ़ जाता है, तो तब वो क्या करेगा? अगर वो पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर देता है, अगर वहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा तो वो क्या करेगा? मेक ए प्रॉफिट, मेक ए लॉस, इनसफिशिएंट डेटा, नन ऑफ द अबव। ट्रेडर ने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल किया और प्राइस वहाँ से बढ़ गया, तो उसने सोच के तो ये किया ना कि प्राइस नीचे जाएगा, बट वो तो उसके अपोजिट चला गया, तो वहाँ पे वो लॉस बुक करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा मेक ए लॉस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सेल्स ₹100 पे कोई उसने कॉन्ट्रैक्ट सेल किया और प्राइस वहाँ पे 110 हो गया, तो उसने ₹2 का लॉस बुक किया, अगर वहाँ पे स्क्वायर ऑफ करता है। तो इस तरीके से बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। आपको अगर इनमें भी कुछ डाउट होता है और भी आपको जल्दी प्रिपेयर करना है, तो आप फ्री स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर डायरेक्टली व्हाट्सएप या कॉल करके आप उसकी और जानकारी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा, और एक नई सीरीज़ के साथ दूसरी वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए कोई भी डाउट है क्लियर है तो NSM क्लासेस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।